ओके. प्रॉब्लेम बघा. द समराइज बॅलन्स शीट ऑफ निश्चित पॉवर लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2007 वॉज एज अंडर. ओके. ये जो प्रॉब्लम आया था वो मार्च 2008 को आया था और 16 मार्च को एक्चुअली एग्जाम में आया था प्रॉब्लम. इसकी वजह से ये मेंशन किया हुआ है. अब ये बैलेंस शीट प्रोवाइड की है हमने हमें एक्चुअली किसकी है, निश्चित पावर लिमिटेड. ओके. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं एक्चुअली इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 इंच है, मतलब उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़. वो ₹8 कॉल्ड अप है. और ₹8 कॉल्ड अप है मतलब लास्ट कॉल कॉल्ड अप किया नहीं है ₹2 वाला. और अनकॉल्ड अप शेयर्स भी है वहाँ पर, मतलब 300 शेयर्स भी जो ₹2 वो एक्चुअली रिसीव्ड नहीं हुए. इसकी वजह से कॉल्स इन एरियर से ₹600. इसकी वजह से हमारा जो इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रहा है एक्चुअली 1,59,400. ओके. नेक्स्ट हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो फुल्ली पेड अप है. ओके. नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है आई थिंक 1,500 प्रेफरेंस शेयर्स है. ओके. क्योंकि 1,50,000 डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएंगे. ओके. नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है 1,500 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच. ओके. फुल्ली पेड अप. नेक्स्ट रिजर्व फंड हमें दिया हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. ओके. और सन्डी क्रेडिटर्स हमें प्रोवाइड किया हुआ है. और एसेट साइड को हमें प्रोवाइड किया है फिक्स एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर, स्टॉक एंड बैंक. हम इतना चीज़ एक्चुअली प्रोवाइड किया है एसेट साइड को. अभी देखते हैं आगे. द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी रिजॉल्व टू. अभी डायरेक्टर्स ने क्या डिसाइड किया है, रियलाइज द इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट हमें सोल्ड करने को बोला है. कितने रुपीज़ को सोल्ड करने को बोला है, ₹1,00,000 को. तो मुझे बताओ अभी प्रॉफिट है क्या लॉस है इन्वेस्टमेंट सोल्ड करने में. इन्वेस्टमेंट सोल्ड करते समय हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. ओके. तो यहाँ पर एक्चुअली प्रॉफिट हुआ है क्योंकि इन्वेस्टमेंट का ओरिजिनल वैल्यू हमारा कितना था, 75,000. यहाँ पर लिखा हुआ है और इन्वेस्टमेंट का ओरिजिनल वैल्यू था 75,000 और हमने सोल्ड कितने को किया, ₹1,00,000 को सोल्ड किया. ओके. तो यहाँ पर एक्चुअली प्रॉफिट हो जाएगा. ओके. 75,000 का इन्वेस्टमेंट हमने सोल्ड किया ₹1,00,000 को, तो यहाँ पर 25,000 का हमें प्रॉफिट हो जाएगा. ओके. प्रॉफिट आ जाएगा ₹25,000. नेक्स्ट देखो सेकेंड. फॉरफिट द शेयर्स ऑन विच द कॉल्स रिमेन अनपेड. मतलब ये जो शेयर्स है 300 शेयर्स. ओके. उसमें जो कॉल्स अनपेड था एक्चुअली वो हमें फॉरफिट करने को बोला है. ओके. वो हमें फॉरफिट करने को बोला है तो हमें वो फॉरफिट करना पड़ेगा. एक्चुअली फॉरफिट के लिए एक जर्नल एंट्री हम ट्रांसफर कर देंगे. और अभी फॉरफिट की जर्नल एंट्री क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल्ड अप अमाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट. ये जर्नल एंट्री हम ट्रांसफर कर देंगे तो इक्विटी शेयर्स हमारे फॉरफिट हो जाएंगे. ओके. और एक चीज़ देखना, ये एक्चुअली रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का प्रॉब्लम है. ओके. तो ये मुझे बताओ कि मेक द शेयर फुल्ली पेड अप, ये जो स्टेप है वो करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर. अभी ये कभी दिया नहीं रहता था ना, ये फॉरफिट द रिमेनिंग शेयर, वो करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड हम डिस्कस कर रहे हैं. रिडम्पशन हमें प्रेफरेंस शेयर का करने का है तो प्रेफरेंस शेयर ऑलरेडी फुल्ली पेड अप है. ओके. प्रेफरेंस शेयर तो ऑलरेडी फुल्ली पेड अप है तो उसको एक्चुअली मेक द शेयर फुल्ली पेड अप का स्टेप एक्चुअली अप्लाई नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी शेयर फुल्ली पेड अप है. ओके. लेकिन ये इक्विटी शेयर्स को कॉल्स इन एरियर्स है तो इक्विटी शेयर को जो जो कॉल्स इन एरियर्स है जिसका शेयर्स का कॉल रिमेन है उसको एक्चुअली हमें फॉरफिट करने को बोला है और उसके बाद में हमें री इशू भी करने को बोला है. ओके. उसके बाद हमें वो री इशू भी करने को बोला है. ओके. तो जो शेयर्स हम 300 शेयर जो फॉरफिट करेंगे उसके बाद में उसका री इशू वाला भी हम एंट्री ट्रांसफ़र कर देंगे. री इशू वाला एंट्री ट्रांसफ़र करने के बाद जो फॉरफीचर शेयर का जो बैलेंस रहेगा वो हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे, उसका जर्नल एंट्री हम ट्रांसफ़र कर देंगे. ओके. शेयर फॉरफीचर अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. ओके. तो यहाँ पर हमारा जो शेयर फॉरफीचर और री इशू का एंट्री कंप्लीट हो जाएगा. मतलब उसके वजह से वहाँ पर एक्चुअली 3 एंट्री होगा. फर्स्ट शेयर फॉरफीचर, नेक्स्ट शेयर री इशू एंड फाइनल एंट्री होगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट. ओके. उसके बाद में हमें डिबेंचर्स इशू करने को बोला है तो उसका एक एंट्री हो जाएगा. एक्चुअली डिबेंचर इशू हो जाएगा उसका एक एंट्री. ₹100 का शेयर, ₹100 का डिबेंचर हमें 110 को इशू करने को बोला है. एक्चुअली 1000 डिबेंचर्स है. ओके. 8% डिबेंचर्स हमें इशू करने को बोला है तो एक जर्नल एंट्री हम ट्रांसफर कर देंगे इशू ऑफ डिबेंचर की. ओके. नेक्स्ट हमें मेंशन किया हुआ है यूटिलाइज द प्रॉफिट टू मेक द पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर इनटू फुल्ली पेड अप बाय डिक्लेयरिंग बोनस. उन्होंने बोनस डिक्लेयर करने को बोला है इक्विटी शेयर का. और एक बात याद रखना, जब पार्टली पेड अप बोनस इश्यू होता है ना तो सीआरआर अकाउंट हम यूटिलाइज नहीं कर सकते.
सीआरआर अकाउंट हम यूटिलाइज कब कर सकते हैं, जब हम फुल्ली पेड बोनस इशू जब करेंगे ना, तो तभी हम वो सीआरआर अकाउंट हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो करंट सिचुएशन में हम सीआरआर अकाउंट हम यूटिलाइज नहीं करेंगे, या बोनस का एंट्री हम लास्ट में कर देंगे आफ्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ओके, आफ्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हम ये बोनस का एक्चुअली एंट्री कर देंगे। लेकिन जो सीआरआर अकाउंट जो है वो हम बोनस डिक्लेयर करने के लिए इशू नहीं कर सकते, क्योंकि वह पार्टली पेड बोनस शेयर्स है। जब फुल्ली पेड बोनस शेयर्स रहता है तभी हम सीआरआर अकाउंट यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, तो एक चीज़ एक ध्यान में रखना है, एक्चुअली सीआरआर अकाउंट हम यहाँ पर यूटिलाइज नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट मेंशन किया है, रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। हमें प्रेफरेंस शेयर हमें रिडीम करने का है, 10% प्रीमियम को हमें रिडीम करने का है प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, ऑल द अबव रिजोल्यूशन वर इम्प्लीमेंटेड ऑन 1 अप्रैल 2007। यू आर रिक्वायर्ड टू show the journal entries and prepare the balance sheet after completion of above transaction। ओके, तो हमें पहले जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करने का है, उसके बाद में हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करने को बोला है आफ्टर रिडम्पशन, एक्चुअली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस ऑल दिस रिजोल्यूशन। ओके, तो अभी जर्नल एंट्रीज अभी प्रिपेयर करते हैं। ओके, यहाँ पर जर्नल एंट्री हम कंप्लीट करते हैं। ओके, किसके बुक में हमें एंट्री करने की है? इन द बुक्स ऑफ नितिशा पावर लिमिटेड, निशित पावर लिमिटेड। ओके, निशित पावर लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। ओके, अभी यहाँ पर हम पहले एक्चुअली ना इक्विटी शेयर का जो फॉरफीचर वाला जो एंट्री दिया है ना, वो हम पहले कर लेते हैं एक्चुअली। एक्चुअली ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिलेटेड जर्नल एंट्री नहीं है एक्चुअली। हमें इक्विटी शेयर वो जो है वो फॉरफिट करने को बोला है एक्चुअली, जिसपे कॉल्स अनपेड है, उस पे वो शेयर एक्चुअली ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का नहीं है, लेकिन वो पहले बताया है, इसकी वजह से हम पहले वो ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का स्टेप्स हम चालू कर देंगे। मेक द शेयर फुल्ली पेड अप, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और एसेट, नेक्स्ट स्टेप है फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर, नेक्स्ट स्टेप है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, एंड फाइनल हम कर देंगे बोनस शेयर का एंट्री। तो ऐसे एक्चुअली बाद में हम स्टेप बाय स्टेप कर देंगे, लेकिन ये जो पहले ये दो दिया है एक्चुअली, सेकंड और थर्ड एक्चुअली वाला जो एंट्री है वो हम पहले कर देंगे एक्चुअली। ओके, तो पहले हम फॉरफीचर का एंट्री कर देंगे। पहले अनपेड अप शेयर्स है, उस पर ये जो है 300 शेयर्स पे 2 रुपीज़ पर शेयर हमें अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, मतलब 300 शेयर्स पे अनकॉल्ड अप अमाउंट है, तो हमें 300 शेयर फॉरफिट करने का इक्विटी शेयर। ओके, तो 300 शेयर इक्विटी शेयर फॉरफिट करने के लिए जर्नल एंट्री हो जाएगा। ओके, उस पर जर्नल एंट्री हो जाएगा। फर्स्ट जर्नल एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अभी कितना भी डेबिट होगा, अभी देखो 300 शेयर्स हमें फॉरफिट करने का है, और यहाँ पर डेबिट करते समय हमें कॉल्ड अप अमाउंट हमें डेबिट करने का है। ओके, कॉल्ड अप अमाउंट कितना था एक्चुअली? 8 रुपीज़ कॉल्ड अप था। ये फुल्ली पेड अप शेयर्स नहीं है, ये फुल्ली कॉल्ड अप शेयर नहीं है, ये पार्टली कॉल्ड अप शेयर है। तो इसकी वजह से एक्चुअली 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाला शेयर है, लेकिन उसमें से सिर्फ 8 रुपीज़ कॉल्ड अप है। तो जब शेयर फॉरफिट होते हैं तब हमें शेयर कैपिटल को डेबिट कितना करने का रहता है एक्चुअली? जो कॉल्ड अप अमाउंट है वो डेबिट करने का रहता है। तो यहाँ पर डेबिट होगा, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 300 इंटू कॉल्ड अप अमाउंट 8 रुपीज़, तो 2400 को डेबिट हो जाएगा। ओके, 2400 को यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। ओके, उसके बाद में 2 कॉल्स इन एरियर्स एंड 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ओके, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ओके, 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट एंड 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ओके, अभी कॉल्स इन एरियर्स को कितना एक्चुअली क्रेडिट होगा? जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ है वो क्रेडिट होगा। ओके, कितना अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ है? 300 इंटू 2 रुपीज़ पर शेयर, मतलब 600 रुपीज़ हमें रिसीव नहीं हुआ है, तो कॉल्स इन एरियर्स को क्रेडिट हो जाएगा 600 रुपीज़। और शेयर फॉरफीचर अकाउंट को कितना क्रेडिट हो जाएगा? जो ऑलरेडी हमने अमाउंट रिसीव किया है वो, हमें कितना ऑलरेडी अमाउंट रिसीव हुआ है?
ये 8 रुपीज़ हमने कॉल्ड अप किया था, उसमें से 2 रुपीज़ हमें रिसीव नहीं हुआ, मतलब हमें 6 रुपये ऑलरेडी रिसीव हुआ है। तो 300 × 6, ओके, 300 × 6 रुपीज़ हमें ऑलरेडी रिसीव हुआ है, तो मतलब हमें रिसीव कितना हुआ है अमाउंट, ओके, हम अमाउंट रिसीव हुआ है 1800 रुपीज़। ओके, तो एंट्री यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, देखो क्रेडिट भी हो गया 2400 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर नरेशन मेंशन कर देंगे, बिंग 300 इक्विटी शेयर्स forfeited ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। ओके, ये नरेशन आ जाएगा यहाँ पर, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। ओके, ओके, अभी सेकंड जर्नल एंट्री, हमें उन्होंने सेकंड पॉइंट क्या बताया, एक्चुअली हमने ये सेकंड पॉइंट हमने कर दिया, एक्चुअली हमें जो जिस पे कॉल मनी अनपेड था वो हमने शेयर्स फॉरफिट कर दे, फॉरफिट वाला हमें एंट्री हमने कर दिया। अभी वो शेयर अगेन उन्होंने री इशू करने को बोला है, 7 रुपीज़ ईच को री इशू करने के बोला है, मतलब 8 रुपीज़ कॉल्ड अप वाला शेयर हमें 7 रुपीज़ ईच को कॉल्ड अप मतलब री इशू करने को बोला है। तो अभी री इशू वाला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, हमें 8 रुपये वाला कॉल्ड अप वाला शेयर 7 रुपीज़ को री इशू करने को बोला है, मतलब 1 रुपये डिस्काउंट को री इशू किया है। ओके, री इशू वाला जब जो डिस्काउंट रहता है तो वो डिस्काउंट हमें शेयर फॉरफीचर अकाउंट को ट्रांसफ़र करने को रहता है। ओके, अभी ये री इशू करते समय हमें डिस्काउंट हुआ है, इसकी वजह से जो डिस्काउंट रहेगा हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे, इसकी वजह से शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी डेबिट होगा। ओके, शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी डेबिट होगा। ओके, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, ये जर्नल एंट्री ट्रांसफर हो गया, ये भी डेबिट होगा। अभी अमाउंट देखो, अमाउंट कैसे निकालेंगे, कितना शेयर हमें री इशू करने का है, 300 शेयर्स हमें री इशू करने का है, 8 रुपीज़ कॉल्ड अप करके हमें री इशू करने का, मतलब फुल्ली पेड अप करके री इशू नहीं करने का है, हमें 8 रुपीज़ कॉल्ड अप करके री इशू करने का है। तो हमें बैंक अकाउंट हमें डेबिट कितना होगा, 7 रुपीज़ पर शेयर हमें डेबिट होगा, क्योंकि हमें 7 रुपीज़ पर शेयर रिसीव होने वाला है। ओके, क्योंकि 7 रुपये को हम इशू कर देंगे, 8 रुपीज़ कॉल्ड अप करके बताएंगे। ओके, तो 8 रुपीज़ कॉल्ड अप मतलब 300 × 8, हम शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे 8 रुपीज़ से, और शेयर फॉर फ्यूचर को हमें 1 रुपीज़ हमें लॉस होगा इशू करते समय, इसकी वजह से 1 रुपीज़ हम डेबिट कर देंगे। तो अभी एंट्री देखो टैली हो गया 2400 डेबिट और 2400 क्रेडिट। ओके, यहाँ पर नरेशन मेंशन कर देंगे, बिंग 300 इक्विटी शेयर, being 300 equity share reissued at rupees 7 each, reissued at rupees 7 each, credited rupees 8 per share कॉल्ड अप। ओके, ये नरेशन आ जाएगा। ओके, ये 2 एंट्री हो गया, फर्स्ट फॉरफीचर का वाला एंट्री, सेकंड वाला हमने एंट्री कर दिया री इशू वाला। अभी एक बात ध्यान रखना है, एक्चुअली जब शेयर फॉरफिट होता है और वो री इशू भी हो जाता है तो उसका जो बैलेंस रहता है, फॉरफीचर शेयर वाला जो बैलेंस रहता है वो हमें ट्रांसफ़र करने को रहता है। एक्चुअली कहाँ पर ट्रांसफ़र करने का है, हमें शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट को हमें ट्रांसफ़र कर देगा है। तो यहाँ पर हम वो एंट्री कर देंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट बैलेंस ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अभी देखो शेयर फॉरफीचर को यहाँ पर क्रेडिट हुआ है 1800 को, शेयर फॉरफीचर को यहाँ पर डेबिट हुआ है 300 रुपीज़ को। तो एक्चुअली बैलेंस कितना बचा, क्रेडिट में 1500 बैलेंस बचा। ओके, क्रेडिट में 1500 बैलेंस बचा, इसकी वजह से जर्नल एंट्री होगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, कितना अमाउंट आ जाएगा, 1500 रुपीज़। ओके, 1500 रुपीज़ आ जाएगा। ये 1500 कहाँ से लाया, देखो ये 1800 रुपीज़ यहाँ पर क्रेडिट हुआ था शेयर फॉरफीचर अकाउंट को, और शेयर फॉरफीचर अकाउंट के यहाँ पर 300 को डेबिट हुआ था, तो क्रेडिट बैलेंस बचा 1500 रुपीज़।
वो क्रेडिट बैलेंस है वो डेबिट साइड को ट्रांसफर कर दिया और उसका बैलेंस ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व अकाउंट को 1500 रुपीज़। यहाँ पर नरेशन आ जाएगा, बिंग बिंग शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये नरेशन हो जाएगा। ओके, बिंग शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, नेक्स्ट अभी फोर्थ जर्नल एंट्री हम करते हैं। ओके, नेक्स्ट जर्नल एंट्री, देखो अभी हमारा एक्चुअली ये दो ट्रांजेक्शन है कंप्लीट हो गया एक्चुअली, मतलब शेयर फॉरफिट हो गया, उसको री इशू भी कर दिया, शेयर फॉरफीचर का बैलेंस हमने कैपिटल रिजर्व को भी ट्रांसफर कर दिया। अभी हमारा ये दो ट्रांजेक्शन एक्चुअली कंप्लीट हुआ है। ओके, अभी हम रिडम्पशन वाला एक्चुअली एंट्री करेंगे। रिडम्पशन के पहले हम ये भी एंट्री कर देते हैं एक्चुअली कि जो डिबेंचर है वो इशू कर देते हैं। ओके, डिबेंचर इशू कर देते हैं। डिबेंचर कितना इशू करने को बोला है? 1000 डिबेंचर हमें इशू करने को बोला है। 1008% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% हमें इशू करने को बोला है। ओके, तो डिबेंचर इशू वाला हम एंट्री कर देंगे। एक्चुअली डिबेंचर इशू में 6 टाइप्स के सिचुएशन रहते हैं। ओके, ये करंट वाला सिचुएशन सेकंड टाइप वाला एक्चुअली इशू वाला एंट्री है। एक्चुअली हम डिबेंचर इशू वाला एंट्री हम नेक्स्ट जो ये टॉपिक खत्म होने के बाद हम डिबेंचर इशू के जो जो सिचुएशन रहते हैं वो हम डिस्कस कर देंगे, क्योंकि डिबेंचर इशू के टाइम में हम डिबेंचर रिडम जब प्रीमियम का जो प्रीमियम रहता है नहीं तो डिस्काउंट रहता है वो भी हमें इशू के टाइम में एडजस्ट करना पड़ता है। ओके, लेकिन करंट एंट्री एकदम सिंपल एंट्री है, जैसे हम इक्विटी शेयर को एंट्री करते हैं वैसी एक्चुअली एंट्री यहाँ पर करने की है। मतलब इक्विटी शेयर के इशू की जैसी एंट्री होती है वैसी सेम एंट्री यहाँ पर डिबेंचर इशू की होने वाली है, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली रिडम्पशन का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड किया है हमें। ओके, इसकी वजह से ये हम एंट्री एक्चुअली सिंपल एंट्री हमारी हो जाएगी। एंट्री एक ही एंट्री हम कर देंगे एक्चुअली, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, क्योंकि प्रीमियम को इश्यू किया है, 10% प्रीमियम को इश्यू किया है, ₹100 पर शेयर उसका फेस वैल्यू है, मतलब इशू करते समय हमें ₹110 रिसीव होगा। तो जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर है? टू 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, टू 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, सॉरी टू 8% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, तो ऐसा एंट्री हो जाएगा। अभी बैंक अकाउंट को डेबिट कितना होगा? देखो 1000 शेयर हमें इशू करने का है, ₹100 फेस वैल्यू शेयर, हमें 10% प्रीमियम को इशू करने का है, मतलब ₹100 वाला शेयर हम 110 को इशू कर देंगे। तो 1000 शेयर से इंटू 110 इतना हमें बैंक अकाउंट डेबिट होगा। डिबेंचर को ऑलवेज हमें फेस वैल्यू को क्रेडिट करने का है, तो 1000 शेयर से और फेस वैल्यू है शेयर्स का डिबेंचर का ₹100, इसकी वजह से ₹1,00,000 आ गया। और सिक्योरिटी प्रीमियम को प्रीमियम अमाउंट हम ट्रांसफर कर देंगे, प्रीमियम अमाउंट ₹10 पर शेयर डिबेंचर है तो आ जाएगा वो ₹10,000। देखो डेबिट हो गया 1,10,000, क्रेडिट हो गया 1,10,000। ओके, यहाँ पर टैली हो गया है। बिंग 8%, बिंग ये पूरा लिख देंगे एक्चुअली 1008% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच issued at ₹110 पर डिबेंचर। ओके, ये नरेशन मेंशन कर देंगे। ओके ओके अभी हम एक्चुअली रिडम्पशन वाला एक्चुअली स्टेज पे अभी जाएंगे। ये पहले जो सभी एंट्री था वो एक्चुअली एडिशनल एंट्री था, वो एक्चुअली रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिलेटेड एक्चुअली ज़्यादा कुछ नहीं था उसमें। ओके, अभी डिबेंचर इशू कर दिया मतलब वो फ्रेश इशू नहीं है। ओके, डिबेंचर इशू कर दिया मतलब वो फ्रेश इशू नहीं है एक्चुअली, वो एक्चुअली डिबेंचर इशू फ्रेश इशू में कंसिडर नहीं होता। डिबेंचर इशू अलग चीज़ है एक्चुअली, वो हमने लोन लिया ऐसे एक्चुअली है। ओके, यहाँ पर एक्चुअली पूरे प्रॉब्लम में हम देखेंगे तो फ्रेश इशू का कहाँ पर भी इंफॉर्मेशन दिया नहीं है एक्चुअली, फ्रेश इशू का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। ओके, तो 1,50,000 के हमें डिबेंचर एक्चुअली रिडीम करने के, उसका वो हम पूरा ही रिडीम कर देंगे, CRR क्रिएट करके हम रिडीम कर देंगे।
ओके क्योंकि दो सोर्स रहता है रिडम्पशन के, फर्स्ट सोर्स रहता है इशू फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स और सेकंड सोर्स रहता है सीआरआर डिविजिबल प्रॉफिट। ओके हम तो डिविजिबल प्रॉफिट में हमें एक्चुअली एक दो डिविजिबल प्रॉफिट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और दूसरा रिजर्व फंड है। ओके ये दोनों डिविजिबल प्रॉफिट है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम यूटिलाइज कर सकते हैं 2 लाख रुपीज़ का, उसमें बैलेंस है, हमें रिक्वायर्ड बैलेंस कितने हैं 1,50,000 ही रिक्वायर्ड बैलेंस है। ओके तो हम एक्चुअली उतना हम यूटिलाइज कर सकते हैं और पीएनएल अकाउंट में और बैलेंस एक्चुअली बढ़ने वाला है, क्योंकि जो रियलाइज इन्वेस्टमेंट वाला जो 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट हमने सोल्ड कर दिया उसका ओरिजिनल बैलेंस था 75,000। तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड में भी हमें 25,000 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट होने वाला है। ओके तो वहाँ पर एक्चुअली 25,000 हमारा एक्चुअली और ऐड हो जाएगा। ओके तो एक्चुअली पीएनएल का अभी ओरिजिनल 2 लाख रुपीज़ था, लेकिन हम रिडम्पशन करते समय हमारा बैलेंस हो जाएगा 2,25,000 रुपीज़। ओके और हमें सीआरआर क्रिएट करने के लिए रिक्वायर्ड बैलेंस है सिर्फ 1,50,000 रुपीज़, क्योंकि पूरे प्रॉब्लम में फ्रेश इशू नहीं दिया है। ओके फ्रेश इशू का इन्फॉर्मेशन रहेगा तो ही हम कंसिडर करेंगे ना, लेकिन यहाँ पर फ्रेश इशू का कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फ्रेश इशू नहीं रहेगा यहाँ पर सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट थ्रू हम प्रेफरेंस शेयर का हमें रिडम्पशन कर देंगे। ओके तो हम एक्चुअली एक एक्चुअली एंट्री अभी रिडम्पशन का स्टेप्स हम फिर से डिस्कस करते हैं। 5 स्टेप रहता है रिडम्पशन का। फर्स्ट, मेक द शेयर फुल्ली पेड अप, लेकिन करंट प्रॉब्लम में ऑलरेडी शेयर फुल्ली पेड अप है तो मेक द शेयर फुल्ली पेड अप वाला स्टेप नहीं होगा। सेकंड, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और एसेट, तो करंट प्रॉब्लम में इन्वेस्टमेंट हमने सोल्ड कर दिया है 1 लाख रुपीज़ को तो उसका जर्नल एंट्री होगा। उसके बाद में होगा फ्रेश इशू ऑफ शेयर, लेकिन करंट प्रॉब्लम में फ्रेश इशू का इन्फॉर्मेशन कोई भी दिया नहीं है, इसकी वजह से फ्रेश इशू वाला ट्रांजेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट रहेगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का 4 जर्नल एंट्री होगा। ओके अमाउंट ड्यू, सीआरआर क्रिएशन, प्रीमियम एडजस्ट एंड लास्ट वन पेमेंट। ओके तो वो चारों जर्नल एंट्री हम कर देंगे और उसके बाद में फाइनली हम बोनस शेयर का एंट्री कर देंगे। ओके यहाँ पर बोनस शेयर वाला एंट्री है, लेकिन ये पार्टली बोनस शेयर से है तो पार्टली बोनस शेयर्स में एक्चुअली 2 जर्नल एंट्री होता है। ओके तो 2 जर्नल एंट्री हम कर देंगे एक्चुअली वहाँ पर। और जब पार्टली बोनस इशू रहता है तो एक्चुअली सीआरआर अकाउंट हम यूटिलाइज नहीं कर सकते एक्चुअली पार्टली बोनस शेयर्स इशू करने के लिए। ओके तो यहाँ पर सीआरआर अकाउंट नहीं यूटिलाइज होगा, हमारे पास अदर जो रिजर्व अवेलेबल रहेगा वो हम रिजर्व हम यूटिलाइज कर देंगे फॉर डिक्लेरेशन ऑफ बोनस। ओके तो हम पहले एक्चुअली फर्स्ट स्टेप हम करते हैं मेक द शेयर फुल्ली पेड अप वाला स्टेप ऑलरेडी हो गया है, ऑलरेडी शेयर फुल्ली पेड अप है। हम सेकंड स्टेप करते हैं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और एसेट। ओके तो नेक्स्ट एंट्री सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और एसेट वाली एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, जर्नल एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड लास्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन्वेस्टमेंट कितने को सोल्ड किए 1 लाख रुपीज़ को सोल्ड किए हुए उन्होंने यहाँ पर बताया रियलाइज द इन्वेस्टमेंट एट ₹1 लाख, तो 1 लाख को सोल्ड हुई है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 75,000 थी इन्वेस्टमेंट की ओरिजिनल वैल्यू। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट होगा 75,000 रुपीज़ और उसमें हमें प्रॉफिट होगा 25,000 रुपीज़। ओके तो ये प्रॉफिट होगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एट प्रॉफिट। ओके तो नरेशन मेंशन हो जाएगा बिंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट प्रॉफिट। ओके बिंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट प्रॉफिट, इतना सिंपल नरेशन मेंशन कर देंगे तो भी चलेगा। ओके जो रिमेनिंग प्रॉब्लम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ओके ये सभी वीडियो एक्चुअली यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। ओके तो वहाँ से हम देख सकते हैं एक्चुअली। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके और ये जो है वीडियो एक्चुअली आप आपके फ्रेंड्स को भी सेंड कर सकते हैं एक्चुअली। ओके उनको भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। ओके थैंक यू।